पद का निर्माण कैसे हुआ ये जानते हैं। पद का निर्माण कैसे होता है संधि पद का, पहले तो हम वो समझेंगे। चलिए आइए देखिए आगे चले। संधि प्रकरण, संधि शब्द का हम क्या देखेंगे, सबसे पहले प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय प्रत्यय का मतलब क्या था, प्रत्यय मतलब मूल होता है, प्रमुख, यानी संधि का मुख्य पद कौन कौन से संधि और प्रत्यय यानी कौन सा प्रत्यय जोड़ करके संधि पद का निर्माण किया। इसका पहला मूल पद है सब, धन धा धातु का धन की, कौन सा प्रत्यय। अब संधि जो बना हुआ है सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है समझना आपको, सम धन धा किया गया है, यानी माँ के बाद क्या दिखाई दिया था, वो अनुसार क्या करता है, माँ के बाद कोई व्यंजन हो तो माँ का क्या हो जाता है अनुसार, तो सम धन धा हो गया, धन की का छोटी की गुना है ना। अब यहाँ पे हम तुरंत ही अनुस्वार से का सवर्ण लगा देंगे। अनुस्वार से पर सवर्ण क्या करता है, यदि अनुस्वार के बाद है ना, अनुस्वार के बाद अनुस्वार पर सवर्ण करे, अनुस्वार का बिल्कुल बाद वाले वर्ड के हिसाब से। अब अनुस्वार चूंकि माता बनता है, माँ पांचवा अक्षर है, तो बाद वाला जो भी वर्ड होगा उसी के पंचाक्षर में बदल दिया जाता है। अब धा का पंचमाक्षर क्या है ना है, तो ये स अनुस्वार का किसमें परिवर्तन ना, इधर धा हो गया, इधर टी का छोटी जोड़ना है। अब छोटी अगर इसमें जोड़ेंगे तो अपना प्रत्यय का एक नियम है कि जो प्रत्यय का शेषांत होता है वो अंत में दिखना चाहिए, प्रत्यय का शेषांत अंत में दिखना चाहिए। तो यहाँ छोटी की हमें अंत में दिखाना है, इसलिए धा में उपस्थित बड़ा का क्या होगा, लोप होगा। धा में उपस्थित बड़ा का लोप होगा। तो इसके लिए सूत्र है यसेति, यसेति चाहे छोटा आ अथवा बड़ा आ, छोटी ई अथवा बड़ी, किसी पद के अंत में उपस्थित छोटा बड़ा छोटी बड़ी का लोप करता है। यहाँ बड़ा आ बड़ा का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, धा धन ई, और इधर आपका संध है, ये है ना, तो छोटी जोड़ देंगे बनेगा क्या, संधि है ना। तो इस तरह संधि पद का क्या किया गया है, निर्माण किया गया। अब संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है। संधि का मतलब क्या होता है, मेल या जोड़। आपने देखा होगा प्राचीन समय राजा महाराजा क्या करते, संधि करते हैं ना। और संधि कौन करता था, जो लड़ाई का या युद्ध का इच्छुक नहीं होता था, अथवा अगला पक्ष दुर्बल हो, या तो दुर्बलता के कारण या लड़ने की इच्छा ना हो, मार काट या रक्त बहाने की इच्छा ना हो, तो ऐसे में लोग संधि कर लेते थे। संधि में क्या होता था, प्रस्ताव होते थे। एक राजा दूसरे राजा के प्रति अपना प्रस्ताव पेश करता था कि ये हमारी शर्तें अगर आप मानते हैं तो हम आपसे संधि करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, यही होता था ना। तो जब अगला शर्त दे रहा है, घर वाला भी शर्त अपना कुछ रखता है, जब दोनों के शर्त मंजूर हो जाते थे, यानी एक दूसरे के प्रति वाद प्रतिवाद होता था, है ना, वाद प्रतिवाद, इस राजा का इससे, इस राजा का इससे, अब सही बात। एक राजा का दूसरे राजा से क्या होता था, वाद या प्रतिवाद होता था। दोनों शर्त रखते थे, जब शर्तों की मंजूरी हो जाती थी तो इधर की जनता इसके राज्य में, इधर की जनता इसके राज्य में, यानी एक दूसरे का क्या हो जाता था, आवागमन, दोनों एक दूसरे के सहयोग या सहयोग में क्या हो जाते थे, सहायक हो जाते थे। भाषण में दोनों का मेल जोल बढ़ गया। भाषण में तो राजा जब शर्तों को मानता था, पहले ये अपना मेल जोल करते थे, गले मिलते थे, फिर वहाँ की प्रजा एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाती थी। इसलिए संधि का तात्पर्य क्या माना गया, मेल माना गया या जोड़ माना गया। भाषण में अब मेल या जोड़ अर्थ रखने वाला, अभी हम संज्ञाएं पढ़ रहे थे। संज्ञाओं में एक संज्ञा मिली थी संधि का संज्ञा,
क्या मिली थी? संहिता संज्ञा। उसका भी मतलब मेल या जोड़ था। इसका मतलब संधि का दूसरा नाम क्या है? संहिता। और संहिता कहता क्या है? वर्णों के मेल को, वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता संज्ञा कहलाती है। अत्यंत निकटता यानी कोई अंतर हो ही ना, है ना। अब यहाँ पे वर्णों की अत्यंत निकटता जैसे हम देखते हैं आधन ई राजा हैं, ये आपस में जब मेल करते यह रूप में मिल जाते, यही है अत्यंत निकटता, यही है संधि, यही है जोड़, यही है। समझ में आया? बात सुनना। यानी वर्णों के मेल को अर्थात दो वर्णों, कम से कम दो वर्ण ये कह सकते हैं, है ना। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बात सुनना। जो शादी का किया गया या हम संहिता संज्ञा के तहत चले तो हो जाएगा वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता या संधि कहलाती। वही परिभाषा का मतलब संधि की तरह सन्निकर्षः। समझ गए ना इतनी बात? तो अब हम आगे बढ़े। संधि का तात्पर्य क्या है? मेल या जोड़ होने के कारण इसका एक नाम और क्या पड़ गया? संहिता। और संहिता का सूत्र क्या है? सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। यानी यही हमारा संधि का क्या बन गया? पारिभाषिक सूत्र बन गया, है ना। संधि का एक पारिभाषिक सूत्र बन गया। ठीक नहीं क्या? आप जानिए, ये तो हो गया इसकी परिभाषा। अब यहाँ हम इसकी परिभाषा चाहे संहिता संज्ञा की जो परिभाषा दी है वो समझ लें, या अपने साधारण भाव में दो वर्णों के मेल को समझ सकते हैं, है ना। तो ये तो हुआ संधि शब्द का निर्माण। संधि पद कैसे बना? सम धन धन की प्रत्यय लगाकर, है ना। क्या है? सम जोधार धातु धन की, तो ये हो गया शॉर्टकट। फिर इसके आगे चलते संधियां कितने स्थानों पर होती हैं? यानी संधि के स्थान कहाँ पहुंचेंगे? संधि के स्थान कितने हैं? पहला कहता है एक पद, एक पद। दूसरा कहता है धातुवा धातुवा। तीसरा कहता है समास में। और चौथा है वाक्य में। एक आगे देखिए, संज्ञा कितने स्थानों पर होती है? 4 स्थानों पर होती है। एक पद में, धातु में, समास में और वाक्य में। इन 4 स्थानों पर, 4 जगहों पर संधियां होती हैं। इसमें जो प्रथम स्थान एक पद, जैसे दो पदों को चाहे वो सार्थक हो या निरर्थक हो, जोड़कर एक कोई सार्थक पद बनाया जाए। भाषण में दो पद ऐसे हो चाहे वो अर्थवान हो अथवा ना हो, लेकिन संधि में एक पद अर्थवान होता है, दूसरा अर्थवान रहे अथवा ना रहे। ये इसका क्या है? नियम है। एक पद अर्थवान होता है, दूसरा अर्थवान रहे अथवा ना रहे। जैसे लिखा तथा धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव। अब दो पद है, दोनों अर्थवान तो हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक ही पद का निर्माण करें, तथई, है ना। तथा धन एव, तो दोनों पद मिल करके एक ही पद का निर्माण कर रहे हैं, इसे हम क्या बोले? तथा धन एव बराबर। तो ये अपने आप में पद है ही पहले से, लेकिन जुड़ने के बाद भी एक ही पद पर ये क्या रह जा रहे हैं? नियत रह जा रहे हैं। यानी क्या बन गया? तथा ये भी एक पद है। धातु और शब्दों में जैसे हमने कहा धन औसत नहीं, तो उपसर्ग के धातु कोई बता दीजिए। धन विक्षक की उपार छक क्या बन जाता है? उपार इस तरह बन जाता है ना।
तो यहाँ पे क्या धातु सर्गो का है, ऐसा ना आया। समास की बात अगर हम करें, जैसे हम लिखा कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः, है ना, या कृष्णम आश्रितः, कृष्ण पर आश्रित किया ना, कृष्णम आश्रितः, इस तरह इसको देखिए ना। अब यहाँ मूल पद हमारा क्या है, कृष्ण है, दूसरा पद क्या है, आश्रित है। कुछ होना आश्रितता नहीं रहेगा, सिरता रहेगा, कृष्ण सिरता है ना। अब यहाँ कृष्ण है, इधर क्या है, सिरता। अब इसका मूल पद हमारा क्या है, कृष्ण है, सिर पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा कृष्ण, कृष्ण सिरता, ये पद बन गया। तो ये समास है, समास की संज्ञा है ना। फिर वाक्य के लिए हमने कहा, जैसे हमने कहा बालः, बालः गच्छति। अब इसको हमने कह दिया बालो गच्छति, है ना। तो ये क्या है, संज्ञा है, एक पद में, धातु और सर्ग में, समास में और धातु में, 4 स्थानों पर, 4 जगहों पर इस तरह संज्ञा पाई जाती है। अब यहाँ जो शुरुआत के 3 है, एक पद में, धातु सर्ग में, समास में, इन 3 स्थानों पर संज्ञा नित्य होती है। नित्य का मतलब सदैव, अनिवार्य रूप से हमेशा की जाती है, यानी यहाँ संज्ञा करना ही करना है। अन्य जगहों पर आप चाहे संधि करें अथवा ना करें, लेकिन इन्हीं जगहों पर संज्ञा नित्य करना है। और जो वाक्य है, यहाँ संधि क्या होता है, ऐच्छिक होता है, यानी हम संधि करें अथवा ना करें, यानी आपका ये भी सही है और ये भी सही। लेकिन अगर कहा जाए ये सही है तो ये गलत है, ये सही है तो ये गलत है, ये सही है संधि के नियम में तो ये गलत है ना। दर्शन आया। तो वाक्य में संज्ञा क्या होती है, ऐच्छिक होते हैं। बाकी धातु, धातु सर्ग में, समास में और एक पद में संज्ञा क्या है, नित्य है। यानी संज्ञा जब तक दिखे तब तक करनी चाहिए, संधि का अपना नियम है। संधि कहता है संधि जब तक दिखे तब तक संधि करनी चाहिए। बात समझ गए, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं ना। संधि के कितने स्थान हैं, 4, है ना। अब यहाँ जो संधियां होती हैं, संधि के 4 स्थान हैं, संधि के 4 प्रकार भी हैं। बता रही प्रकार से परिवर्तन होते हैं सर। हाँ, परिवर्तन 4 प्रकार। हाँ, कुछ है इस तरह। हाँ, परिवर्तन है सर। हाँ, संधि के परिवर्तन 4 प्रकार से होते हैं। संधि के स्थान कितने हैं, 4। और संधियों में परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से। तो परिवर्तन के लिए इन्होंने जो बताया, हो गया विकास हो गया, कितनी का काम नोट कर लिए, राजा महाराजा को भगा दिया जाए। अब देखिए जैसे संधियां किन स्थानों पर, 4 स्थान संधि के बता दिया गया है ना। कितनी परिस्थितियों में संधियां होती हैं, संधियों की परिस्थितियां कितनी हैं, 4। संधि की परिस्थितियां कितनी होती हैं, 4 होती हैं। संधि की परिस्थितियां कितनी हैं, 4। पहली परिस्थिति क्या है, स्वर के बाद। दूसरी परिस्थिति व्यंजन के बाद।
तीसरी परिस्थिति व्यंजन के बाद व्यंजन। चौथी परिस्थिति विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन। बस ये चार क्या है परिस्थितियां हैं। स्वर का स्वर से, व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन से और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन दिखाई देते। ये चार परिस्थितियां किसके पाई जाती हैं? संधियों की। आगे स्वर हो बाद में व्यंजन हो तो वहां संधि की अपनी परिस्थिति नहीं होती, क्योंकि स्वर व्यंजन के बाद आता है, पहले नहीं। समझ रहे हैं ना? अब ये जो पहली परिस्थिति है इसको कौन सा नाम दिया गया? स्वर संधि। क्या नाम दिया गया? स्वर संधि। और ये जो दोनों हैं इन दोनों परिस्थिति को क्या नाम दिया गया है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। इस परिस्थिति को क्या नाम दिया गया है? विसर्ग संधि। है ना? ये तीन संधि के क्या हैं? भेद हैं। ये तीनों क्या है? संधि भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की जानकारी के लिए बता दिया जाए, संधि के मुख्य दो ही भेद होते हैं। जब वर्णों के मुख्य दो भेद होते हैं, संधि के उन्हीं वर्णों का तो मेल हो रहा है जी। वर्ण के कितने मुख्य भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। जब मुख्य दो ही भेद होते हैं तो संधि के भी मुख्य दो ही भेद थे। जो तीसरा आया विसर्ग संधि, ये तो विसर्ग किसी वर्ण का परिवर्तन है ना। तो विसर्ग संधि जो नाम दिया गया वास्तव में संधि था नहीं, संधि कहा गया। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें सबसे पहले जो विसर्ग है ये किसी वर्ण के स्थान पर आता है। वैसे सा के स्थान पे क्या आया? रा के स्थान पर क्या आता है? विसर्ग। फिर विसर्ग का अगर हम बनाना चाहे सा र फिर विसर्ग। यानी ये जो विसर्ग है ये किसी वर्ण के स्थान पर आता है अथवा किसी वर्ण में विसर्ग बनता है। यानी जो विसर्ग संधि हमने नाम दिया, यहाँ तो वास्तव में कोई वर्ण अपना परिवर्तन करता है या विसर्ग अपना परिवर्तन केवल करता है। ये क्या है? स्थितियां हैं ना, परिस्थितियां हैं। तो ये इसकी अपनी क्या होती है? परिस्थिति होती है। विसर्ग अपनी परिस्थितियों में बदलता रहता है, कभी सा, कभी रा, कभी ऊ, है ना? ये बदलाव इसमें होते रहते हैं। बदलाव के बाद अगर स्वर दिख गया, बदलाव के बाद यदि व्यंजन दिख गया, स्वर को व्यंजन, तब हमारा कौन सा संधि शुरू होता है? यहाँ एक ऊ भी है ना, तब हमारा ऊ के बाद स्वर दिखाई दिया, संधि शुरू हो गया। सा राग के बाद हमारा व्यंजन दिखाई दिया तो व्यंजन संधि शुरू हो गया। यानी विसर्ग में केवल परिवर्तन, विसर्ग का केवल परिवर्तन होता है। परिवर्तन के बाद स्वर अथवा व्यंजन संधि प्रवृत्त हो जाती है, इसीलिए इसको संधि की श्रेणी में रखा गया। समझ गए ना? विसर्ग वास्तव में क्या करता था? परिवर्तन करता था। परिवर्तन के उपरांत स्वर संधि अथवा व्यंजन संधि प्रवृत्त हो जाती थी, आ जाती थी, इसलिए विसर्ग संधि नाम दिया गया, अन्यथा ये संधि नहीं था। समझ गए ना? तो इस प्रकार संधि के कितने भेद माने गए? तीन माने गए, जबकि मुख्य कितने होने चाहिए? दो। क्लियर? एकदम क्लियर ना? तो संधि के कितने भेद हैं? तीन ही आपको भी करना है, बस ये जानकारी के लिए था। विसर्ग वास्तव में कोई संधि नहीं है, इसको संधि का दर्जा दिया गया है, क्योंकि विसर्ग जब अपने वर्णों का परिवर्तन कर चुका होता है उसके बाद या तो स्वर संधि प्रवृत्त होती है या तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमारा संधि के जो भेद हैं उस पर चर्चा चलेगी, है ना? संधि के भेद कितने हैं? तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
तो हम इन संधियों में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। अब ये मिटा दिया जाए। लिखे कितने हैं? कौन कौन से स्वर व्यंजन विसर्ग? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहला नंबर किसका है? स्वर संधि, है ना। अब संधि के 3 भेद में स्वर संधि हमें कितने सूत्र पढ़ने हैं वो हमें सीखना है। पहले तो लिखना है, कतरात बनाना किताब में, है ना, ताकि आप इसको रटें, पढ़ें, जानें, समझें। एक तो लिखते समय आपको ध्यान में रहेगा, है ना। पहला क्या है? अकह सबरणे दीर्घ, अकह सबरणे दीर्घ। दूसरा क्या है? वृत्ति सबरणे रीवा, वृत्ति सबरणे रीवा। यह है। तीसरा हमारा क्या है? आत्मगुण। वृत्त का भी आगे में मिलेगा, यहाँ पर दिखाया गया है ना। या समझ लीजिए यही क्या वृत्त का अगला है आत्मगुण। निष्ठ है अच्छा नाम नामुक संख्या। अगला क्या है? यही है ना। अगला क्या है? ये वाल लिखा है, इसका मतलब क्या है? अगला क्या है? तो मिला के इस तरह आपको लिख कर आना है ना, है ना। याद कर भी आना है, लिखोगे तो याद हो जाएगा अपने आप, है ना। सारे सूत्र बाबूराम सक्सेना से देख कर लिखिएगा और याद भी करिएगा। कल इसको मैं पूछूंगा, कल टेस्ट है आपका फिलहाल, है ना। कल आपका टेस्ट होना है, तैयारी अपना कर ही रहे होंगे मुझे लगता है ना। सिलेबस नहीं बताना, किताब जान लो, सुखनाशोपदेश अभी बहुत सारे हैं, सारे सूत्र लिख के लाने हैं। कहाँ तक बता दे रहा हूँ उसको समझ लीजिए, है ना। पेज संख्या 52 पे आप आ जाइए। नंबर 5 गुलाब धूते 4, निचवा देखिए बाबूराम सक्सेना में गुलाब धूते तक। ये सारे के सारे किसके सूत्र हैं? स्वर संधि के सूत्र हैं, है ना। 5 6 5 11 11 4 11 4 15 5 15 5 19 15 5 20 होता है, गलत हो गया क्या? 15 5 20 20 5 25 25 4 29 32 32 सूत्र हैं। तो 32 सूत्र आपको लिख कर लाना है एक तरफ से स्वर संधि पहले ही, है ना। लिख लीजिएगा, उतना जगह छोड़ लीजिएगा, 1-2 पेज, 2 पेज, है ना। एक पेज में नहीं हटेगा, 2 पेज छोड़ के उसके बाद जानिए स्वर संधि। पहला सूत्र है अकह सबरणे, यही है ना पहला। इन्होंने पहला सूत्र अकह सबरणे दीर्घ किया, जबकि होना क्या चाहिए था?
इको यड़ची होना क्या चाहिए था? इको यड़ची। तो ये ठीक है, आकाश बड़े दीर्घ से शुरू किया है तो आकाश बड़े दीर्घ से हम लोग भी पढ़ेंगे। अब वही उतारे लगे रखो काफी चलो स्वेट निकालना शुरू कर दें। हमका उतार आपको सोचना शुरू ना हो। चलो सबसे नंबर 1 पे क्या आया? स्वर संधि। इसका पहला सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ। इसको समझिए, अकह का मतलब ये क्या है? आप प्रज्ञा है ना, ये अकह कहाँ पर? षष्ठी एक वचन का रूप है। अकह पर कहाँ का है? षष्ठी एक वचन का। सवर्णे कहाँ का है? सप्तमी एक वचन का। दीर्घा ये कहाँ का? प्रथमा एक वचन, है ना। सबसे पहले हम विभक्ति वचन समझ लें। विभक्ति वचन समझने का बड़ा ही महत्व है सूत्रों में, क्योंकि उसी के आधार पर परिभाषा बनती है। अका यानी अक के, सवर्ण यानी सवर्ण होने पर, अर्थात अक के बाद समान वर्ण होने। सवर्ण का मतलब क्या हुआ? समान वर्ण। और सप्तमी का चिन्ह है, सप्तमी का ये रूप है, यानी में पर हम चिन्ह ले सकते हैं। यानी अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण होने पर, सुनना, वर्णों के मेल से क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार के बाद यदि समान वर्ण, सवर्ण बोले तो समान वर्ण, और समान वर्ण कब होगा? जब अक के बाद अक होगा। जब अक के बाद क्या होगा? तभी तो समान वर्ण होगा। कहे अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण होने पर, यानी अक के बाद क्या दिखाई दे? अक दिखाई दे, तो इनके मेल से क्या होगा? दीर्घ होगा। यानी अक प्लस अक बराबर, ये इसका मूल मंत्र है। अक प्लस अक बराबर दीर्घ। देख, अब अक के अंतर्गत वर्ण कौन से आते हैं? छोटा आ, ई, उ, री, और यहाँ भी क्या आएगा? आ, ई, उ, री। अब महाश्वर सूत्र में हमारा हर्ष दिया, दीर्घ नहीं दिया है, दीर्घ मान लिया जाता है ना। यानी छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ, छोटी ई या बड़ी आ या बड़ा आ, ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ, री या बड़ी री। री का दीर्घ होवे नहीं करता। जब दीर्घ नहीं होता तो के मेल से कुछ भी नहीं, खाली है उनका घर, है ना। अब यहाँ मिलकर क्या बनाएगा? हमारा दीर्घ ही बनाएगा, यानी बड़ा आ, ई मिलके बड़ी, उ मिलकर री मिलकर बड़ी। इस सूत्र में या नियम में हमारा क्या दिखा? एक नियम नहीं, दो नियम नहीं, 16 नियम है। कितने? 16। पहला नियम, छोटा आ के बाद छोटा आ हो। दूसरा नियम, छोटा आ के बाद बड़ा आ हो। तीसरा नियम, बड़ा आ के बाद छोटा आ हो। चौथा नियम, बड़ा आ के बाद बड़ा आ हो। मिला ना? 1 से 4। दूसरे में छोटी ई के बाद छोटी ई हो, छोटी ई के बाद बड़ी ई हो, बड़ी ई के बाद छोटी ई हो, बड़ी ई के बाद बड़ी ई हो। क्लियर? तो 4 नियम का 2 तक हो रहा है ना अपने आप में। जी। तो 4 का कितना हो जाएगा? 16। हिंदी में ये हटाई जाता है। 1 से 4, 4 से 16। हिंदी में यही 16 हटाए जाते हैं। संस्कृत में एक वर्ण, एक सूत्र, अका सवर्णे दीर्घ, है ना कमाल का जी। तो यहाँ सवर्णे का मतलब अक ही है, कुछ और मत समझिए। जी, समान अक का मतलब अक, दीर्घा का मतलब दीर्घ, है ना। सबड़ कहने का मतलब क्या हुआ? अक के बाद सबड़ हो, समान, इसका मतलब समान बड़ा अक ही हो, है ना जी। तो ये ग्राफ है, इसको उतार लीजिए, इसको एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं ना जी। जी। पहला है दैत्य धन अरिह। क्या है? दैत्य धन अरिह। पहला देखिए, दैत्य धन अरिह।
ये अ का एग्जाम्पल है। इधर क्या है? छोटा आ। इधर क्या है? छोटा आ। अब छोटा छोटा निकालिए, इधर क्या बचेगा? बड़ा। दैत्य बचा भैया, इधर क्या बचेगा? रिह बचेगा। अब हमारा संधि का करना इतने में, इसके मेल से क्या बनेगा? इधर क्या है? रिह है। स्वर के बाद व्यंजन दिखाई दे तो संधि नहीं होता, लेकिन व्यंजन के बाद स्वर हो तो संधि होता है। अब यहाँ दैत्य है, या के बाद बड़ा है जी। तो या में बड़ा क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा। अजीनम व्यंजनम परेण संयोजते। एक सूत्र है अजीनम व्यंजनम परेण संयोजते, वो कहता है अजीनम बोले तो अच्छ धनहीनम, अच्छ धनहीनम व्यंजनम यानी व्यंजन का, परेण यानी बाद वाले से, संयोजते यानी संयोग कर दिया जाता। स्वर से हीन व्यंजन का बाद वाले से संयोग कर दिया जाता है। अब यहाँ यह स्वर से हीन हो गया ना, क्योंकि छोटा निकाल लिए थे। अब बाद वाला बोले चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उसी से संयोग कर देंगे। तो बाद में स्वर है, स्वर में संयोग कराएंगे, क्या हो जाएगा? दैत्य। दैत्य बना। अब स्वर के बाद व्यंजन दिखाई दे तो वहाँ संधि नहीं होता, बल्कि जो कति उतार दिया जाता है। क्या हो गया? दैत्यारी। तो समझ में आया? हाँ, दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी। क्लियर? दूसरा देखिएगा। अध्ययनम व्यंजनम परेण संयोज्यते। संयोज्यते आधा जाया है ना, संयोज्यते परेण संयोज्यते, कुछ इस तरह का देख लीजिएगा तो कहेंगे है ना। अध्ययनम व्यंजनम परेण संयोज्यते, स्वर से हीन व्यंजन का बाद वाले से, स्वर से हीन व्यंजन को बाद वाले से जोड़ दिया जाता है। तैयारी हो गया है छोटा छोटा का मिश्रण। इसी तरह छोटा या बड़ा का मिश्रण ईंधन आलय हिमालय है ना, विद्याधन आलय विद्यालय, कुछ इस तरह का तो आपको कर ले जाएंगे। अब आगे आते हैं नंबर 2, छोटी छोटी वाला, छोटी बड़ी छोटी या बड़ी बड़ी छोटी कुछ भी है ना। जैसे लिखा रागी धन ई, रागी धन ई। अब यहाँ क्या है? बड़ी ई है, इधर क्या है भाई? छोटी ई है। इन दोनों का मेल करके क्या बनेगा? बड़ी ई मिल गया। अब हमारा इधर छोटी निकाले थे, बचा क्या था? हाँ, इधर हमने रागी से बड़ी निकाली, बचा क्या? राग्य, या पे हरण हो गया। अब स्वर के बाद व्यंजन है, स्वर के बाद व्यंजन यानी बड़ी और हा का मेल नहीं हो पाएगा, है ना। और इधर ज्ञा के बाद बड़ी है, ज्ञा व्यंजन है, व्यंजन के बाद बड़ी है, और व्यंजन के बाद स्वर अगर दिखाई दे तो उनका मेल संभव है। संभव है तो संभव कर ले। अध्ययन व्यंजन पर से क्या बन गया? रागी और हा को जिनका रागी है। दूसरा हो गया। हाँ हाँ हाँ, निकाई। अच्छा, तीसरा देखा चमूधम ऊर्जा। क्या है? चमूधन बड़ा हुआ है। अब यहाँ क्या? बड़ा ऊ है, इधर भी बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेगा? अब इधर बड़ा ऊ हमने ले लिया, इधर क्या बचा? जा, यही बचा ना। और इधर से माँ से बड़ा ऊ निकाल लिया तो क्या बचा? चम। अब हमारा स्वर के बाद व्यंजन है तो यहाँ मेल नहीं होगा, लेकिन यहाँ व्यंजन के बाद स्वर तो मेल होगा ना। परिस्थिति मैंने बताया था कहाँ मेल होगा जी। संधि की परिस्थितियाँ 4 है ना। स्वर के बाद व्यंजन की परिस्थिति नहीं बताई गई थी, वहाँ संधि नहीं होगा। व्यंजन के बाद स्वर होगा तो परिस्थिति है, तो हम यहाँ संधि कर देंगे। अब जिन व्यंजनों पर संधि होते ये हो जाएगा चमू, और जाके ऊपर रहा है और जय करते उतार लेंगे चमूर्जा। क्या बन गया? चमूर्जा, है ना। अब हमारा कौन सा? चौथा री का देख लीजिएगा।
धन विकार। अब यहाँ पे कामे री है यानी बड़ी री है, छोटी ना बड़की है। अब बड़ी री छोटी री मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी री बनाएंगे। अब का से बड़ी री निकालिए तो यह आधा का बचा ना, और इधर री निकाले थे कारा बचा ना। अब बड़ी री के बाद यहाँ व्यंजन है, स्वर के बाद व्यंजन हो, यहाँ कोई मेल नहीं होगा, लेकिन व्यंजन के बाद स्वर होते का मेल हो जाएगा। तो यह देगा क्री ये का में बड़ी री ऐसा हमेशा ध्यान दे रहे आप। क्री कारा और विग्रह अगर पूछे बड़ी री डालेंगे क्री धन विकारा, का में बड़ी री की मात्रा लगाइएगा, छोटी ले लिया है। गलत बात नहीं। किसी और पुस्तक में था वो, किसी और पुस्तक में था, उसको आप स्कूल में समझ के गलत काम कीजिए। बड़ी री नहीं। हाँ भैया बड़ी री बना लेंगे। ये आपका क्या है? आपका सवर्णे। बाकी जितना एमे लिखा कुछ दिखावा मैं कहीं, लेकिन एमे बात तो का दिखेगा। इसका प्रैक्टिस कर लीजिए घर जाकर, है ना। जैसे आपका दिया तव धन आकार, यदा धन अभवत, विद्या धन आत्म, इत धन ईव, अपि धन इच्छते, रागी धन इह। आप इसमें देख लीजिए जो अब तक पूछे जा चुके हैं, है ना। एक तो दैत्यारी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, साधु साधुचु अंडरलाइन कर लीजिएगा, समूजा अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। दैत्य धन हरि अंडरलाइन करिएगा, साधुचु अंडरलाइन कर। 2021 में पूछा गया था साधुचु, है ना। चमुधन ऊर्जा चमुर्जा अंडरलाइन कर लीजिए, त्रिधन त्रिकारा कर लीजिए, रागी धन की ये भी कर लीजिए, अपधन इच्छित ये सब अंडरलाइन कर लीजिए। सब पूछने योग्य हैं, है ना, जब पूछे जा सकते हैं। जबरदस्त उदाहरण है ये सब। अपि धन इच्छते अंडरलाइन किए, रागी धन की अंडरलाइन कर लिए, साधुचु अंडरलाइन कर लीजिए। वही में जो बधू पर लिखा वो पहला चारों इधर लगातार पहला 4-5 जो है, और इस साइड में दैत्यारी अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक श्रीषा शब्द मिलेगा कहीं, त्रिधन ईसा श्रीषा अंडरलाइन कर लीजिएगा, दोनों में बड़ी बड़ी है ना। चमुर्जा अंडरलाइन बढ़ाऊ, त्रिकारा बड़ी री छोटी री, है ना। बस ये इम्पोर्टेंस है, इसमें से पूछा जा सकता है, तो इसमें थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। फोकस कराने का केवल इतना ही तात्पर्य है, छोटकी ई है कि बड़की है, कौन एरिया छोटकी रहे, कौन एरिया बड़की रहे, कौन एरिया बड़का रहे, कौन एरिया छोटका रहे, कौन एरिया बड़ी री रहे, कौन एरिया छोटी री रहे। ये कुल ध्यान दे एक बार, बाकी कुल पता तो हो सकता है ना। अब चाहे छोटकी री जोड़ा चाहे बड़की री जोड़ा, कुल मिला बड़ी री बनबे करी, लेकिन ये ध्यान देना है कोने बड़ी री हो, कोने में छोटी री। आगवा कहा था ऋति सवर्णे रीवा, ऋति सवर्णे रीवा। अरे ऋति यानी री बाद में हो, री बाद में किसके? सवर्णे समान वर्ण री के। अरे री के बाद में यदि री हो, अथवा री के बाद में यदि री, यानी री अथवा री के बाद में री अथवा री दिखाई दे। री अथवा री के बाद में री अथवा री दिखाई दे, तो हम उसके स्थान पर उसके री के स्थान पर री अथवा री के स्थान पर री कर सकते हैं। कारण क्या है? री री गड़ियो मीठा सावर्णम स्यात्, सवर्ण संज्ञा, है ना। अरे री के बाद री हो, री अथवा री के बाद री अथवा री हो, मतलब पूरे का निचोड़िए हो गया। समझ में आया? ऋति सवर्णे रीवा कहता है, री के बाद सवर्णी री दिखाई दे, री के बाद सवर्णी री दिखाई दे।
अब री के बाद सबड़ी कह रहा है ना, अब सबड़ी में री भी आ जाता है, ली भी आ जाता है, बात समझ गए। अथवा री के बाद सबड़ी री अथवा ली दिखाई दे, है ना। तो कहने का मतलब री अथवा ली के बाद री अथवा ली कुछ री दिखाई दे, तो इन दोनों के स्थान पर री अथवा ली कर सकते। समझ रहे हैं? नहीं समझे? समझावत है भैया, है ना। हम कुल समझाओ तब आगे बढ़ो, फिर समझाए तो ना बढ़ू। ये भाषा यही की है ना, अपने बच्चे में रहती है, बिना समझाए ना बढ़ू, यही की है ना। किस क्षेत्र की है? ये सिकंदर कर्णपुर में भूल के जाना चाहिए, मैं ना करूँ, मैं ना खाऊं, मैं ना जाऊँ। आगे चले, अगला है ऋति सवर्णे ऋति सवर्णे, ये उधर की भाषा है ना। हम वहाँ पढ़ा हूँ, कल पूछ रहा हूँ, जब गया अजीब गरीब भाषा हो रही थी, मैंने भी थोड़ा सीख लिया। आइए देखिए क्या जा रहा है, कह रहा है री सवर्ण री, यानी री सवर्ण होने कहाँ री। अब ध्यान दीजिए, री ये कहाँ का रूप है? सप्तमी, ये कहाँ का रूप है? अब दोनों सप्तमी करे री, यानी री के बाद सवर्ण री होने, अथवा री के बाद सवर्ण वा दो बार जोड़े ना। अब इस वा को किससे मेल कराएंगे? रीवा रीवा, एक दो एक साथ कहना, करे री अथवा री के बाद सवर्ण री अथवा री, ये दोनों के एक साथ है, ये दोनों के एक साथ जोड़ना। कह रहे हैं री अथवा री के क्या दिखाई दे? री अथवा री दिखाई दे। इन सबके मेल से क्या बनेगा? री अथवा री ही बनेगा, कुछ और क्यों लिए, है ना। कुल मिला के क्या हुआ? री अथवा री के बाद री अथवा री दिखाई दे, तो इनके मेल से री अथवा री बने। इतनी बात समझ में आई। अब इसका अगर व्यापक स्तर देखें तो कह रहा है री के बाद क्या दिखाई दे? री अथवा री, या री के बाद क्या दिखाई दे? री अथवा री, है ना। इनके मेल से क्या बनेगा? री अथवा री बनेगा, है ना। तो ये भाव यहाँ पे दिया गया है। कुल मिला के री लिखो या री लिखो, बात एक ही है। क्यों ऐसा? क्योंकि री ली बलियो मीठा सावयम या मीठा सावयम वाच्यम, है ना। सावयम वाच्यम कहा गया है, यानी री और री वर्ण की आपस में या परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है या कही जाती है, इस तरह का भाव दिया गया है सवर्ण संज्ञा में पाणिनि के द्वारा, है ना। इसलिए पाणिनि ने सूत्र दिया। अब इसको जरा समझिए, जैसे होत्र धन विकारा है, होत्र धन विकारा। अब अगर होत्र धन विकारा की बात हम करते हैं, गुण मतलब दीर्घ संधि ले जाते हैं, क्या बन जाता है? होत्री होत्री कारा बन जाता है, दीर्घ री हो जाता है, री के मेल से क्या बन गया? बड़ी री बन गया, तो होत्री कारा हमारा बना। लेकिन ये सूत्र क्या कहता है? कह रहा री के बाद री हो अथवा री के बाद री, तो री के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? हरस री या हरस री। अब ऐसी स्थिति में हमारा जो अगला सूत्र है ये कितनी परिस्थिति पैदा करता है उसको देख लीजिए। ये कहता है, एक तो कहेगा क्या? कारक कर सकते हो, दूसरा कहता है कारक कर सकते हो, है ना। और तीसरी परिस्थिति, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बात कर रहा है, यानी विकल्प की बात कर रहा है ना जी। तो विकल्प की बात रख रहा है, तो तीसरी परिस्थिति क्या कर सकते हैं? होत्री कारा। ये कितनी परिस्थिति बन गई? 3।
अरे विकल्प अगर जोड़े हैं तो वो तो ह्रस्व किए ही हैं, ठीक। दीर्घ संधि सवर्णी दीर्घ से। हाँ, अरे भाई विकल्प जब बात आ गई है तो हम दीर्घ संधि कर सकते हैं। अरे भैया ये विकल्प से हुआ, ये दीर्घ संधि से और ये दीर्घ संधि से हुआ, यही मैं कह रहा हूँ कब से। 3 रूप मिल गए अभी तक। उत्तरी धन विकारा के कितने रूप मिल गए? 3 रूप मिल गए ना। ये 3 रूप आपको मिल गए, तैयार हो गए। अब अगला जो तैयार, अब देखिए यहाँ पे ये होत्र लिकारा क्यों लिखा गया? क्योंकि लृ का अपना कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता। अगर री के स्थान पर हम लृ लाते हैं यहाँ पर, यही तो कह रहा है। कहाँ गया? री के स्थान पे कुछ भी, चाहे लृ लाओ चाहे लृ लाओ। अगर री लाते हैं तो आपका ये तैयार होगा, और लृ लाते हैं तो ये तैयार होगा, यही ना जी। लृ का प्रतीक चिन्ह होगा नहीं करता तो लृ हमें लिखना मजबूरी है, लृ कारा कर सकते हैं। अब दोनों को जोड़कर अगर हम दीर्घ संधि के तहत जाएंगे तो हमारा ये तैयार है। कुछ समझ में आया? अब इस पे एक सूत्र और अगवा आया है, रिक्तता। क्या आया? रिक्तता। अब रिक्तता जब आता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि री दिखाई दे, अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद क्या दिखाई दे? री दिखाई दे। तो यहाँ पे रिक्तता प्रत्येक भाव है। प्रत्येक भाव यानी संधि कार्य नहीं होगा, तो जैसा वैसा ही रह जाएगा। जब संधि कार्य करबे नहीं करेगा, करेगा क्या? दिया क्यों गया? देने का मतलब कुछ न कुछ परिवर्तन तो होगा। तो कहता है आपके जो वर्ण होंगे वो क्या बन जाएंगे? हर्ष बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अब जैसे होत्र धन विकारा है, होत्र धन विकारा, तो यहाँ री के बाद री, ये क्या है? अक का वर्ण है जी, और इधर री दिखाई दे रहा है। अक का वर्ण अगर दीर्घ ये होता तो हर्ष कर दिया जाता, लेकिन हर्ष पहले से है, इसलिए जैसे है वैसे रह जाएगा, यानी एक रूप और बन जाएगा, होत्री विकारः। अब इसमें जरा समझिए, होत्री विकारा एक रूप ये बना, और सवर्णी होने के कारण होत्री लृकार, होत्री लृकार, ये भी बनेगा ऋत सवर्णी रीवा, लृत सवर्णे री। कुछ समझ में आया जी? हाँ, ये है संधि का नियम। ऋकारा भी हम लिख सकते हैं, है ना, लेकिन ऋतता की अगर बात करें तो नहीं लिख सकते। ये चीज ऋतता की बातों पर नहीं लिख सकते। लिखेंगे कि ऋतता तो कर लेंगे पहले, होत्री ऋकारा। तब यहाँ हम क्या लगा देंगे? ऋतता का प्रयोग करते हुए किसका प्रयोग कर लेंगे। ऋतता का प्रयोग किए हैं, मतलब स्वीकार नहीं किए हैं, लेकिन ऋत सवर्णे री और ऋत सवर्णे री का प्रयोग करने पर हम री के स्थान पर री लिख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग दिखाया नहीं गया है, इसलिए इसको हम क्या मान सकते हैं? गलत मान सकते हैं, है ना। तो केवल 4 रूप आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? ये होत्री कारा, होत्र लृकारा, होत्री कारा और होत्री लृकारा। किसके? होत्र लृकारा के इतने पद बनते हैं, संधि के इतने पद, है ना। तो अभी जो ये सूत्र लिखो, पहले इसकी व्याख्या लिखो, है ना। बोलो, सूत्र के अनुसार अच्छा वार्तिक है, वार्तिक के अनुसार सूत्र के लिए वार्तिक लिखना भैया, काट। वार्तिक के अनुसार यदि री अथवा लृ के बाद, यदि री अथवा लृ के बाद यदि री अथवा लृ के बाद री अथवा लृ हो तो, यदि री अथवा लृ के बाद री अथवा लृ हो तो
अथवा री हो जाता है। दोनों बोले तो प्रथम और द्वितीय है ना, तो दोनों के बेल से री अथवा री हो जाता है। यह नियम वैकल्पिक है। होगा यह नियम वैकल्पिक है। हो गया, यह नियम वैकल्पिक है। तो आप अब यहाँ इतना क्यों निकालें, है ना, ये जैसे होत्र धन विकार, होत्र धन विकारा अथवा होत्र धन लिकार, दो कर सकते हैं। ली इसका ये होत्र धन विकारा अथवा होत्र धन लिकारा। तो दोनों के स्थान पर क्या लिखते हैं, रियथोलरी हो जाता है ना, दोनों के स्थान पर रियथोलरी हो जाता है, जो लिखे हो अभी व्याप्त हुआ, दोनों के स्थान पर रियथोलरी हो जाता है, लास्ट में लिखे हो ना, तो रियथोलरी हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, दोनों के स्थान पर हरस्व अथवा बढ़ा लीजिए, हरस्व अथवा री हो जाता है। ये स्थान पर हरस्व नहीं लिख रहा, बस अगर सर उसमें से लिखेंगे तभी तो हरस्व नहीं, मतलब बड़ी अगर दीर्घ होगा तो उसमें अरे ये वैकल्पिक है, विकल्प से ये कर रहा है। हरस्व में नहीं तभी तो काम करेंगे, क्योंकि हरस्व के हिस्से से और दीर्घ होगा तो उसमें डबल मात्रा होती है। हाँ वो अलग बात है, इतना बिना ना समस्या तो हो गया, इतना कर लिए। ये अब यहाँ देखिए होत्र विकारा है, होत्र विकारा मैंने दोनों लिखा है ना, इन दोनों के लिए यही दो ही बनेंगे। ठीक, बात समझ में आया? यह नियम वैकल्पिक है, तो विकल्प की बात से हमने बना लिया, लेकिन वैकल्पिक हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, होत्रिकारा बनेगा, तब्दील हो जाएगा, है ना, तब क्या बनेगा, होत्री। यहाँ पे लिख सकते हैं दीर्घ संधि, है ना, यानी अकाशवर्ण दीर्घ के तहत ऐसे इंडिकेट करके आप ये लिख सकते हैं होत्री, किसका, होत्रिकारा का जी, होत्र धन विकारा या होत्र धन लिकारा का क्या बनेगा, अकाशवर्ण दीर्घ के तहत होत्रिकारा। हो गया। अब अगला सूत्र है रित्य का। रित्य का है, इसका दूसरा नाम है प्रकृत भाव। नाम क्या दिया गया इस संधि का, प्रकृत भाव। और जो ये है, इससे पहले आपने अपना सवर्ण दीर्घ लिखा है ना, वही ब्रैकेट में लिखेंगे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर संधि है, और ये स्वर में प्रकृत भाव हो रहा है। ठीक, तो रिक्तता का प्रकृत भाव लिख लीजिए, इसका दूसरा कर लीजिए। यहाँ रिक्ति धन आपका है, रिक्ति धन इतना है, छोड़ दीजिए, इसको चर्चा पर चर्चा कर होगी।
ठीक है। आपको होमवर्क क्या मिला है? दो होमवर्क है, एक तो स्वर के सभी सूत्र और दूसरा है आकाश बड़े दीर्घा के सारे उदाहरण। समझ गए ना? उदाहरण सारे लिख के लाने हैं। हाँ, प्लस टेस्ट। कल आपका टेस्ट होना है ना? इसको यहीं तक रहने दीजिए। आइए अभिज्ञान साबुन